नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के महाप्रबंधक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग श्री कौशल कुमार साहब से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबको नमस्कार। सर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्यों से हमारे WCL परिवार के सदस्यों को अवगत कराने की कृपा करें। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट WCL हेडक्वार्टर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसमें काफ़ी काम किए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मैन पावर बजटिंग, मंथली मैन पावर रिपोर्ट और शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट जो है वो हम लोग करते हैं टेंडर पर्पस के लिए, मैन पावर प्लानिंग, सरफेस ट्रांसपोर्ट चार्जेस, एस्टिमेशन, HRD से रिलेटेड जो कुछ काउंसलिंग के लिए लैंड ऑस्टेज है, डिपेंडेंट के लिए कहाँ डिप्लॉयमेंट किया गया, यही आपका मेन है। इसके अलावा कुछ काम ऐसे हैं जो कि हमें कंप्यूटर अथॉरिटी देती हैं, तो वो स्टडी जैसे कि ओपन कास्ट में हम लोग स्टडी करते हैं, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी स्टडी करते हैं हम लोग, सॉलिड नंबर कम्बिनेशन, कैसा कम्बिनेशन होना चाहिए, अभी क्या चल रहा है, क्या प्रपोज होना चाहिए, यही मेन है। सर, आपने मैन पावर रिपोर्ट, मैन पावर बजटिंग का जिक्र किया। अधिकारी तथा गैर अधिकारी कर्मियों की मैन पावर रिपोर्ट और बजटिंग कैसे तैयार की जाती है? क्या इस क्षेत्र में WCL की कोई विशेष उपलब्धि रही है? मैन पावर बजटिंग इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट मेनली नॉन एग्जीक्यूटिव मैन पावर के लिए बनाता है। एग्जीक्यूटिव मैन पावर का बजटिंग कोल इंडिया द्वारा किया जाता है। हालांकि इसमें विगत दिनों में हम लोग ने एग्जीक्यूटिव मैन पावर का भी असेसमेंट हम लोग ने किया है CIL के डायरेक्टर के बाद, और उसमें हम लोग ने एक रिगरस और एक्सटेंसिव जो है स्टडी करके उसमें डिटेल हम लोग हर डिपार्टमेंट से, हर एरिया से क्या रिक्वायरमेंट उनका होगा बेस्ड ऑन प्रोडक्शन प्रोग्राम, वो हम लोग ने बनाया और हमने अपने उच्च अधिकारी को इसको दिया और उसको ऊपर लेवल में हम लोग सबमिट किया कि ये मेरा एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट रहेगा। ISCM का भी एक स्टडी हम लोग ने किया, कुछ उन्होंने परफॉर्मा दिया था एग्जीक्यूटिव मैन पावर का, कुछ का गाइडलाइंस था, कुछ नॉर्म्स थे, उसके हिसाब से हम लोग ने एग्जीक्यूटिव का असेसमेंट करके फ्यूचर प्रोग्राम क्या रहेगा मेरा, कौन माइन खुलेगी, कौन माइन नहीं खुलेगी, कितना टारगेट रहेगा, वो बना के हम लोग ने दिया था। ये एक कार्यक्रम हम लोग करते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, लेकिन हम लोग मेनली जो है नॉन एग्जीक्यूटिव का मैन पावर बजटिंग करते हैं, जिसको जनशक्ति बजट बोलते हैं, वो हर साल किया जाता है। उसमें जो मेन प्रक्रिया है वो जो प्रोडक्शन प्रोग्राम मेरे पास रहता है उस फाइनेंशियल ईयर का, जिसको एनुअल टारगेट बोलते हैं, उसके हिसाब से माइन में क्या टारगेट है, कोयला का, OB का, कौन सी मशीन आने वाली है, कौन सी मशीन सर्वे ऑफ होगा, कौन माइन बंद होगी, कौन माइन आने वाले दिनों में शुरू होगा, उसके हिसाब से उस साल का हम लोग बजट बनाते हैं। उसमें डिजिग्नेशन वाइज, ग्रेड वाइज, यूनिट वाइज ये पूरा डिटेलों से बनता है। इसके बनाने के क्रम में हम लोग क्षेत्र से, हर क्षेत्र से एक फॉर्मेट हम लोग देते हैं। मेनली हम लोग अभी 1-2 का ही 1 फरवरी का मैन पावर लेकर चलते हैं, जिससे कि हम बजटिंग जो है कम से कम टाइम में कि साल के शुरू में फाइनेंशियल ईयर में ही कंप्लीट कर सकें। और उसमें यह डिटेल जो है एग्जिस्टिंग मैन पावर का हम लोग लेते हैं क्षेत्र से, इकाई से। उसके एग्जिस्टिंग मिलने के बाद एक हम लोग सॉफ्टवेयर एक हम लोग तैयार किए हैं कि उस सॉफ्टवेयर में फिर हम लोग क्षेत्र में भेजते हैं और फिर वो एग्जिस्टिंग मैन पावर के हिसाब से वो प्रपोज्ड मैन पावर हमको भेजता है वहाँ से। तो इस प्रक्रिया में जितने भी यूनिट हैं WCL के, उनके जितने भी कंसर्न अफसर हैं उनसे बात करना ही है हमको, और उनका जो है जो से है, उनका कुछ कहना है कि इस माइन में हमको इसकी रिक्वायरमेंट है, इस मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, इस गेट की रिक्वायरमेंट है, करियर ग्रोथ के लिए ये रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ हम लोग उस बजट में, उस फॉर्मेट में निहित करते हैं डिस्कशन करके। उसके बाद मुख्यालय का एक अपना गाइडलाइंस होता है, कुछ कुछ जो सेंट्रलाइज कैडर स्कीम है उसके अनुसार उसको हम लोग GM PNIR से बातचीत कर करके और जितने भी डिटेल जो डाटा है उनके पास उसको लेके उनसे डिस्कशन करके फिर हम लोग
मैन पावर बजट में डालते हैं, उनको दिखाते हैं और फिर इसको हम पूर्ण रूप देते हैं। इसको करने के क्रम में GM E&M, GM एक्सकवेशन, GM प्रोडक्शन, GM E&T और GM LNR, इन सब का भी हम लोग सर्विसेज लेते हैं, सो दैट कि बहुत सी चीज़ें जैसे कितनी मशीनें आएंगी, कितनी मशीनें जाएंगी, कितने CHP लगने वाले हैं, कौन कौन मशीन नए फीडर ब्रेकर लगेंगे, कितने मोबाइल क्रशर लगेंगे, कितने वेब यूजर लगेंगे, कितने हमको उसके लिए मैन पावर चाहिए, वो डिटेल हम लोग एक ही सोर्स से, हेडक्वार्टर से हम लोग इसको इकट्ठा करते हैं। आजकल E&T डिपार्टमेंट का रोल जो है कोयला ट्रांसपोर्टेशन में और उसके GPRS सिस्टम को लागू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है हो गया है। अभी से 3-4 साल पहले E&T डिपार्टमेंट में मैन पावर की कमी रहती थी, तो बजट में हम लोगों ने E&T डिपार्टमेंट के लिए क्षेत्र इकाई में समुचित व्यवस्था जो है मैन पावर का हम लोगों ने किया है। इसके अलावा ओवरसियर, क्योंकि जितने भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है बिना उसके हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए भी ओवरसियर का हम लोगों ने प्रावधान किया था और वो ओवरसियर हम लोगों ने बनाया, पिछले साल ही बनाया। और हर साल जो है जो भी मेरा शॉर्टफॉल होता है उसका भी हम लोग प्रावधान करते हैं। तो ये उपलब्धि रही। स्टैट्यूटरी मैन पावर में भी हम लोगों ने एक एक चीज़ बात करके, यूनिट से बात करके, क्या उसका रिक्वायरमेंट है, बंद खदान के लिए क्या रहेगा, वर्किंग खदान जो है उसके लिए क्या रहेगा, इसका डिस्कशन सेफ्टी डिपार्टमेंट से बात करके, उनके जो माइनिंग के जो ऑफिसर हैं, GM सेफ्टी हैं, उनसे डिटेल लेकर के भी अलग अलग इकाइयों में इसका हम लोग प्रावधान करते हैं। पैरामेडिकल में उसी तरह से है। अभी हम लोग हाल में ही नर्स का भी एक हम लोगों ने एग्ज़ाम लिया है 56 लोगों का। और दूसरा चीज़ आपने पूछा मंथली मैन पावर रिपोर्ट। मंथली मैन पावर रिपोर्ट हमारे विभाग में करीब 20 साल से भी ज़्यादा वक्त से बनाया जा रहा है। इसमें हम लोग एक प्री डिज़ाइन फॉर्मेट में हर मंथ क्षेत्र से मंथली मैन पावर रिपोर्ट लेते हैं, जिसमें ग्रेड वाइज मैन पावर हर इकाई का डिटेल रहता है। उसमें मंथली रेटेड कितना है, टाइम रेटेड कितना है और कंपनी ट्रेनिंग कितना है। अब पहले तो पीस रेट और वगैरह भी डिटेल होता था, लेकिन चूँकि अब पीस रेट बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो अब सिर्फ मंथली रेट, टाइम रेट, एक्जीक्यूटिव और कंपनी ट्रेनिंग का डिटेल ही जो है उसमें रहता है। इस फॉर्मेट में हम लोग सब चीज़ जो है देखते हैं। एरिया वाइज मैन पावर रहता है, माइन वाइज मैन पावर रहता है, सेंट्रल यूनिट्स के मैन पावर रहते हैं, एरिया ऑफिस के मैन पावर रहते हैं, हॉस्पिटल, वर्कशॉप, स्टोर्स, हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल्स जितने हैं सब उसके डिटेल रहते हैं। अभी जो मंथली मैन पावर रिपोर्ट जो हम लोग बना रहे हैं, आने वाले समय में इसका स्वरूप बदल जाएगा। ERP आने के बाद, और हम ERP के जो ऑफिसर यहाँ पे हैं और GM सिस्टम से भी बात हुई थी, मैंने रिक्वेस्ट भी किया है कि अब मंथली मैन पावर रिपोर्ट हम लोग ERP के तरीके से बनाएंगे। ERP का डिटेल को ही हम मान्य होगा। डिजिग्नेशन में जो हम लोग मेंटेन करते हैं वो डिजिग्नेशन हम लोग GM सिस्टम को हम लोग देंगे, जो कि यूनिट में जा कर के या वहाँ के जो ऑफिसर जो इसको देखते हैं उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। इससे एक फ़ायदा क्या होगा कि हम आज जैसे कि 1 तारीख को एक डाटा हम लोग लेते हैं किसी से, उस डाटा को हम लोग लेकर चलते हैं कि ये मेरा मैन पावर है। इसमें उसी 1 तारीख को, जैसे 1 दिसंबर हो चाहे 1 जनवरी हो, उस डाटा से मालूम कर लेंगे कि अभी तो हम फिगर में देखते हैं कि शॉर्टेज सरप्लस क्या है। अब है कि किस पार्टिकुलर दिन में मेरा शॉर्टेज सरप्लस उस मैन पावर या उस डिजिग्नेशन या उस ग्रेड में के वो पता चल जाएगा हमको। और चूँकि आने वाले समय में मेरे पास मैन पावर धीरे धीरे कम होगा, तो ERP का हेल्प लेके हम जो मंथली मैन पावर रिपोर्ट बनाएंगे वो इफ़ेक्टिव रहेगा और वो प्रिसाइज रहेगा और जिसको सब लोग देख सकेंगे अपने मॉनिटर से। तो ये काफ़ी फ़ायदा जो है ERP में होगा, जिसको हम लोग बोले हैं कि इसको जल्द से जल्द जो है इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन करें। सर, आपके विभाग द्वारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट तथा साइकिल टाइम स्टडी भी की जाती है। इस विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कीजिए। शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट और साइकिल टाइम स्टडी ये ऑडिट पारा का एक हिस्सा है
और इसमें ये काम आईडी को दिया गया है। ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट ये हम लोग टेंडर पर्पस के लिए हम लोग करते हैं। क्षेत्र में जो कोल ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसका क्या लीड होगा लोडिंग से अनलोडिंग पॉइंट पे, वो हम लोग एसर्टन करते हैं। उसमें हम लोग शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट जो है वो बताते हैं क्षेत्र को कि ये आपका शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है। इसमें क्षेत्र द्वारा जो कमेटी उनकी जो गठित होती है वो लीड हमको बताते हैं, वो जाके हम लोग उसको देखते हैं कि यही इसका शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है और वो हम लोग सर्टिफाई करते हैं कि ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है। साइकिल टाइम स्टडी जो है हम लोग उसी शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट के तहत वो एक एस्टिमेट के लिए हम लोग बनाते हैं कि कितना ट्रिप जो है कर सकते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है, अवेलेबल जितना टाइम है 1 घंटे में कितना ट्रिप करेगा, टोटल 5 घंटा 6 घंटा या जो भी है तो उसमें वो कितना करेगा, उससे हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि हाँ ये इतना ट्रिप मेरा हो सकता है। ये इसका बेसिक पर्पस है। इसमें जो भी काम होता है वो क्षेत्र में जा कर के जो सर्वेयर हैं, माइनिंग इंजीनियर्स हैं, उनके साथ बैठ कर के कहाँ से अनलोडिंग पॉइंट है, वहाँ से कोल्ड स्टॉक यार्ड से साइडिंग, कोल्ड स्टॉक यार्ड से सीएचपी, फीडर ब्रेकर, इसका लीड हम लोग बनाते हैं और उसका हम लोग साइकिल टाइम असर्टेन करते हैं सिविलियन एजेंसी के लिए। सर, सरफेस ट्रांसपोर्ट चार्जेस फिक्स करने में आईडी विभाग की क्या भूमिका है? सरफेस ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो है कॉस्ट पर टनी रेट हम लोग डिफरेंट स्लैब में निकालते हैं। वो एक सीआईडी के गाइडलाइंस के तहत जो है इसको हम लोग करते हैं। ये कमेटी वर्क है। इसमें 0 से 3, 3 से 10, 10 से 20 और 20 से ज़्यादा डिस्टेंस का एक हम लोग रेट निकालते हैं। इसमें हम लोग क्षेत्र से सेल्स और मार्केटिंग के हेल्प से इसका एक हम लोग डिटेल गैदर करते हैं हर एरिया का जहाँ ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, और उस पर हम लोग वर्कआउट करते हैं मुख्यालय में एक कमेटी द्वारा। और जो रेट अभी है यानी कि 6 मंथली रेट इसका हम लोग डिराइव करते हैं, उस रेट को हम लोग बनाते हैं, देखते हैं कि इनका इन्फॉर्मेशन सही है नहीं है। अगर कुछ क्वेरी भी रहती है उसमें तो उसको हम लोग फिर से क्षेत्र में चिट्ठी लिख के सेल्स और मार्केटिंग द्वारा उसको हम रेक्टिफाई कराते हैं और ये इन्फॉर्मेशन हम लोग अपने उच्च अधिकारी को देते हैं। सर, मैन पावर प्लानिंग क्या है? मैन पावर प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अचूक चीज़ है। इससे हम लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि आने वाले समय में 3 वर्ष या 5 वर्ष में मेरा मैन पावर क्या रहेगा, कितने मैन पावर की हमारी आवश्यकता रहेगी। इसमें हम लोग जो प्रोडक्शन प्रोग्राम रहेगा आने वाले 5 साल या आने वाले 3 साल में, और कौन कौन मशीन हमारे पास रहेगी, कितने लोग रिटायर कर जाएंगे, कितने लोग हम लोग ले सकते हैं, स्टैट्यूटरी मैन पावर जैसा है कि वो मैंडेटरी हमको लेना है, उसके अलावा क्या इंक्रीज डिक्रीज मेरा रहेगा करेंट ट्रेंड के अनुसार, या पिछले 5 साल में मेरा इंक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज कितना हुआ, इस ट्रेंड के अनुसार, या कोई स्पेसिफिक चीज़ अगर हमको इनकॉर्पोरेट करना है उसको ध्यान में रख करके हम लोग मैन पावर प्लानिंग करते हैं। ये मैन पावर प्लानिंग से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि मेरा मैन पावर आने वाले समय में इतना घटेगा, इस रेशियो से घटेगा, इस परसेंटेज से घटेगा, और ये मेरा एक तरह से मैनेजमेंट टूल्स है। सर, आईडी विभाग द्वारा खदानों की प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के अध्ययन से हमें अवगत कराने की कृपा करें। आईडी विभाग द्वारा प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी स्टडी किया जाता है। इसमें हम लोग प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी स्टडी अंडरग्राउंड माइंस में भी करते हैं, ओपन कास्ट माइंस में भी करते हैं। तो अंडरग्राउंड में जो हम लोग जो स्टडी करते हैं इस तरह का, उसमें हम देखते हैं कि कहाँ पर आपका बॉटलनेक कहाँ आ रहा है। फेस से स्टडी करते हुए हम लोग ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग से लेते हुए ट्रांसपोर्ट लेआउट से होते हुए जो है सरफेस तक हम लोग स्टडी करते हैं कि कहाँ मेरा जो है बॉटलनेक हो रहा है। उस बॉटलनेक को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और मैनेजमेंट को बताते हैं कि ये मेरा ये बॉटलनेक है जिसके कारण से मेरा प्रोडक्शन हैम्पर कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि उस बॉटलनेक को हम लोग कम करने के लिए, नलीफाई करने के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं, और इस बॉटलनेक को हम लोग अगर मिनिमाइज कर लेते हैं
तो प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है हम इससे मेरा बढ़ता है। ओपन कास्ट में यह स्टडी सॉवेल डंपर कम्बिनेशन जो है उसका स्टडी करते हैं, और सही तरह से कहा जाए तो पूरे मशीन का भी हम लोग स्टडी करते हैं। कहीं कहीं देखा जाता है कि सॉवेल डंपर कम्बिनेशन में सॉवेल के साथ नंबर ऑफ डंपर की संख्या कम है या कहीं ज़्यादा है, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए लीड के साथ सॉवेल का वर्किंग स्टाइल, लोडिंग जो है कितना करता है, लीड कितना है, कोई डंपर मेरा आइडल नहीं रहे, डंप करने ओबी डंप या कोल्ड डंप में जाके लौट के आने के बाद जो है मेरा कोई डंपर जो है आइडल नहीं रहे, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हाँ ये ऑप्टिमम है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शॉवेल जो है लोडिंग करने के बाद खड़ा हो, उसके पास डंपर सही समय पे पहुंच जाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी एक शॉवेल में 2 डंपर लगा हुआ है और कहीं 5 डंपर लगा हुआ है, वो आइडल है। तो ये शॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन हम लोग वहाँ साइट पर रह के तीनों शिफ्ट में स्टडी कर करके देख करके, इसमें बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, रोड कैसा है, हॉल रोड कैसा है, पार्किंग प्लेस कैसा है, उसका मूवमेंट कैसा है, ब्लास्टेड कोल है कि नहीं है, रात के समय लाइटिंग देखते हैं, प्रॉपर लाइटिंग है कि नहीं, क्योंकि प्रॉपर लाइटिंग होने से ही मूवमेंट जो होता है, हॉल रोड में कोई हिंड्रेंस तो नहीं है। ये सब चीज़ें हैं। स्टडी करने के बाद मशीन का यूटिलाइजेशन के लिए देखते हैं कि मशीन अगर रुक रहा है, मशीन का टाइम जो 8 घंटा होता है कि उसकी एबिलिटी तो है, लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं होता। यूटिलाइजेशन नहीं होकर बहुत से कारण हो सकते हैं कि जैसे कि अनअवॉइडेबल टाइम लॉसेज जो है, उसमें तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अवॉइडेबल टाइम लॉसेज को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके बारे में हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। यूनिट के जो मैनेजमेंट है उनसे बात कर बोल सकते हैं कि ये सब आपका अवॉइडेबल टाइम लॉसेज, जैसे कि एक्सटेंडेड टिफिन टाइम हो गया, कहीं आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट, मशीन ब्रेकडाउन हो गया है, उसको अटेंड करने के लिए जो मैन पावर है वो टाइमली नहीं पहुंच रहा है वहाँ पे, तो इससे जो ब्रेकडाउन टाइम मेरा जो है वो बढ़ जाता है। उसको मिनिमाइज करने के लिए उसको आपको कन्वेंस देना होगा, कि औजार देने होंगे, सो दैट कि वो सही टाइम पे पहुंच करके और उसी साइट पर रह करके वो काम कर सके। सेम चीज़ अंडरग्राउंड में है। अंडरग्राउंड में हम लोग साइट स्टोर देते हैं। ओपन कास्ट भी उनके पास साइट स्टोर रहता है कि तुरंत जो है जा करके वो रिपेयरिंग करके मशीन को वर्किंग कंडीशन में सुपरवाइजर्स को दें, सो दैट कि अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकें। सर, कंपनी में डिपेंडेंट तथा लैंड ऑस्टी एम्प्लॉयज़ का डिप्लॉयमेंट किस तरीके से किया जाता है? आईडी विभाग की इसमें क्या भूमिका है? कंपनी में हर साल हम लोग एज पर आवर रिक्वायरमेंट लैंड ऑस्टीज लेते हैं कोल प्रोडक्शन के लिए, और डेथ केस में डिपेंडेंट को हम लोग नौकरी देते हैं। इन लोगों का डिप्लॉयमेंट हम लोग अपने इकाइयों में और क्षेत्रों में करते हैं। इनका डिप्लॉयमेंट एक कमेटी जो गठित किया जाता है उसके तहत हम लोग करते हैं। अभी हम लोग लैंड ऑस्टीज को अंडरग्राउंड में दे रहे हैं और डिपेंडेंट को हम लोग सरफेस में भी दे रहे हैं। इसमें हम लोग मैन पावर बजट में जो भी शॉर्टेज है जिस डिजिग्नेशन में, उसके हिसाब से इसकी डिप्लॉयमेंट करते हैं। इसमें एक गाइडलाइंस जो है एचआरडी विभाग को दी गई है, उसी के तहत वो लोग डिप्लॉयमेंट फाइनल करते हैं और उसके हिसाब से जिस क्षेत्र में या जहाँ भी उनकी आवश्यकता है वो उसको भेजते हैं और उनका डिप्लॉयमेंट उसी बेसिस पे वो लोग करते हैं। WCL संवाद एक काफ़ी अच्छा पहल है। इससे जो सबसे अच्छी बात निकल के जो आई है वो ये है कि बहुत से ऑफिसर किसी भी ग्रेड में हो, उनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत रहता है और उनको बहुत कुछ कहना होता है, जिनका प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पाता या कहीं कहीं मिलता भी है। तो उनका एक्सपीरियंस हम लोग इस WCL संवाद से इकट्ठा कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, इसलिए कि उनका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में हो,
माइनिंग, एक्सकवेशन, E&M, ID, पर्सनल फाइनेंस, वो आने वाले समय में जो नया पौध जो आने वाला है, नया जनरेशन आने वाला है, उसके लिए काम में आएगा। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।